गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज की इस चर्चा में। आज जो हमारी बातचीत हो रही है, देखिए हमारी चर्चा कंपनीज एक्ट पर शुरू हो चुकी है। फीचर्स एंड डेफिनेशन हम लोगों ने कंपनी का देख लिया है। अब जो हमारी बातचीत हो रही है वो टाइप्स ऑफ कंपनीज पर हो रही है। टाइप्स ऑफ कंपनीज एक क्लास में समेटा नहीं जा सकता है, इसलिए इस पर कम से कम हमारी 2 मुलाकातें होंगी। पहली मुलाकात आज हो रही है, बाकी जो बची हुई बातचीत है उसको हम अगली मुलाकात में करेंगे। ऑफिसर्स ऑन ट्रैक में मैं आपके पूरे बीआरबीएल में जितने भी मॉड्यूल हैं, उन सारे चारों मॉड्यूल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर एक एक करके बातचीत कर रहा हूं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। अभी जो हम बातचीत कर चुके हैं वो मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और लगभग मॉड्यूल डी के भी कई सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। ए बी सी तो पूरा कवर हो चुका है, मॉड्यूल डी का भी लगभग 50 to 60% के आसपास का हिस्सा कवर हो चुका है। ये सारी क्लासेस आप जरूर देख लीजिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। लेक्चर्स जो है वो आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे इसी चैनल पर। अगर कोई क्लास आपको लाइव सेक्शन में नहीं मिल रही है तो आप उसे देखिएगा वीडियो सेक्शन में। वीडियो सेक्शन में आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे। आज जो हमारी बातचीत होगी वो टाइप्स ऑफ कंपनी पर होगी। आसान सा टॉपिक है, केवल अगर आप सुन भी लेंगे ठीक से तो आराम से पूरी की पूरी बातचीत आप लोगों की एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज पर किन किन कंपनीज पर आज हम बातचीत करेंगे, पहले मैं आपके साथ चर्चा कर लूंगा कि कौन सी कंपनी किस प्रकार की है, फिर उसके बाद हम पीपीटी की तरफ जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज में। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर आप 2 कंपनीज देखेंगे, एक है स्टैट्यूटरी कंपनीज, दूसरी है रजिस्टर्ड कंपनी। पहले इसको समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेशन के आधार पर, यानी जो कंपनीज का एग्जिस्टेंस बनता है, जो कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन होता है, कितने प्रकार से इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, इनकॉर्पोरेशन के आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो 2 प्रकार की कंपनीज होती है इनकॉर्पोरेशन के आधार पर। सबसे पहली है स्टैट्यूटरी कंपनी। ध्यान से एक बात को सुनते चलेगा, क्या होती है स्टैट्यूटरी कंपनी? देखिए स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। मतलब उनका इनकॉर्पोरेशन किसी जनरल एक्ट से नहीं होता है, किसी जनरल लॉ से नहीं होता है, बल्कि उनके लिए अलग से अधिनियम ही लाया जाता है। तो कोई भी कंपनी अगर अपने खुद के एक्ट से बन रही है, एक स्पेशल एक्ट जो है लाकर उसको बनाया जा रहा है, तो स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है। अब ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट लेकर आए या स्टेट लेजिस्लेचर लेकर आए, दोनों ही केस में बात मान्य होती है। तो कोई भी कंपनी अगर अपनी खुद के स्पेशल एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश की जा रही है, अपने स्पेशल एक्ट से इनकॉर्पोरेट की जा रही है, तो वो कहलाती है पब्लिक आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी। अब ये जो एक्ट है मैंने जैसा आपको बताया, ये सरकार लेकर आती है। सरकार का मतलब है पार्लियामेंट लेकर आए या स्टेट लेजिस्लेचर आए। अगर पार्लियामेंट लेकर आती है, जैसे पार्लियामेंट ने कोई स्पेशल एक्ट पारित किया और तब कोई कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया, या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई स्पेशल एक्ट पारित किया तब किसी कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने खुद के अधिनियम से बनाई गई है, ना कि कंपनी एक्ट से बनाई गई। आरबीआई अधिनियम 1934 का खुद का अधिनियम है। जैसे एलआईसी अपने खुद के एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है, ना कि कंपनीज एक्ट के थ्रू। एलआईसी का अपना खुद का अधिनियम है, एलआईसी एक्ट 1956। क्लियर होगी इतनी बात भैया? जैसे नाबार्ड अपने खुद के अधिनियम से चलता है, जैसे नाबार्ड एक्ट है। तो वैसे ही जो कंपनीज स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के थ्रू किसी स्पेशल एक्ट को पारित कराकर स्टैब्लिश की गई, इनकॉर्पोरेशन किया गया है, तो वो कहलाते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। क्लियर होगी इतनी बात भैया? दूसरा है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड। अच्छा, ये जो स्टैट्यूटरी कंपनी है उस पर कुछ एक बात और जान लीजिएगा। असल में रजिस्टर्ड कंपनी में कुछ चीज, क्या रजिस्टर्ड कंपनी पर कंपनीज एक्ट लागू नहीं होता है? तो आंसर है लागू होगा, लेकिन अगर कहीं इनकंसिस्टेंसी होगी तो वहां प्रिवेल करता है आपका स्पेशल एक्ट। मैं फिर से आपको स्पेशल एक्ट और रजिस्टर्ड कंपनी, स्पेशल जो आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी है और रजिस्टर्ड कंपनी में एक मोटा सा अंतर बता देता हूं। जो स्टैट्यूटरी कंपनी है, जो वैधानिक कंपनीज है, वो एक स्पेशल एक्ट पारित करके तब उनको एस्टैब्लिश किया गया, जबकि स्टैट्यूटरी कंपनी एक जनरल एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद अपने एक्ट से बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 है। अब ये अधिनियम चाहे पार्लियामेंट पारित करे या फिर ये अधिनियम आपका स्टेट लेजिस्लेचर पारित करवाए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर कोई कंपनी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट पारित करवा के उसको एस्टैब्लिश किया गया तो स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी ज्यादातर पब्लिक सर्विस के लिए बनाई जाती है। इनका प्राइमरी मोटिव लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं कमाती, लाभ कमाती हैं, लेकिन इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, इनका जो प्राइमरी मोटिव होता है एस्टैब्लिश करने का, वो पब्लिक सर्विसेज होती हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, बल्कि वो एक सेंट्रल बैंक के तौर पर काम कर रही है। जैसे रिजर्व आपका एलआईसी हो गया, तो स्टेट आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये लाभ जरूर कमाता है, लेकिन इसका प्राइमरी पर्पस है बीमा प्रोवाइड करना। जनरल का लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में इसको मोनोपोली एक तरीके की प्राप्त है। तो ये सामान्यतः पब्लिक सर्विस के एस्टैब्लिश की जाती हैं। अब क्या इन कंपनीज पर जो जनरल लॉ है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, क्या वो लागू होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल होगा, लागू होगा।
लेकिन लिमिटेड वे में लागू होता है। जहां कहीं इनकंसिस्टेंसी होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पर इनकंसिस्टेंसी में आपको बताता हूं, जैसे मान लेते हैं, देखिए अब जो कंपनीज एक्ट 2013 ले लें, 1956 ले लें, कोई भी ले लें, अभी 2013 चल रहा है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में भी कंपनीज के वाइंड अप होने की कंडीशंस लिखी गई होंगी, वाइंड अप करने का प्रोसेस लिखा गया होगा। जो स्पेशल एक्ट से कंपनीज बनी है, जैसे आरबीआई हो गया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उन पर भी जो है उनके वाइंड अप होने की जो है कंडीशंस वहां पर लिखी होंगी। अब अगर इस मामले में वाइंड अप होने के मामले में जनरल एक्ट यानी कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, और जो स्पेशल एक्ट जिससे वो पर्टिकुलर कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है वो कुछ और कह रहा है, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी हो गई। अगर दोनों सेम बातें कह रहे हैं तो कंपनीज एक्ट लागू होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी इनकंसिस्टेंसी है तो वहां स्पेशल एक्ट प्रिवेल करता है। स्पेशल एक्ट प्रिवेल करने का मतलब है कि वहां पर फिर स्पेशल एक्ट की बात मानी जाएगी। यानी अगर दो मामले पर कंपनीज एक्ट 2013 और स्पेशल एक्ट दो अलग अलग बातें करें तो स्पेशल एक्ट की बात प्रिवेल करेगी, स्पेशल एक्ट के प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे। स्पेशल एक्ट के पास उस केस में ओवरराइडिंग इफेक्ट आ जाएगा, क्लियर, ओवरराइडिंग पावर आ जाएगी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है, जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट के थ्रू इनको एस्टैब्लिश किया गया। अब आते हैं दूसरा, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी जनरल एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट की गई है। जनरल एक्ट जैसे कंपनीज एक्ट 2013, तो जितनी भी कंपनीज भारत में बनेंगी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, वो एक जनरल एक्ट के थ्रू बनाई जा रही है। अगर वो स्पेशल एक्ट के थ्रू नहीं बनी है तो जो भी कंपनीज जनरल एक्ट जो है जैसे 2013 उसके थ्रू अगर कोई कंपनी एस्टैब्लिश की जा रही है, उसके थ्रू अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है तो वो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। अब वो चाहे कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू हो या ऐसे ही किसी प्रीवियस लॉ या प्रीवियस एक्ट के तहत हो, जैसे कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है या जो कंपनी जिन कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो भी रजिस्टर्ड कंपनी ही कहलाएंगी। तो ये एक जनरल अधिनियम है, एक सामान्य अधिनियम है जो कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बनाया गया, कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। ये सारी कंपनीज पर लागू होगा, इसीलिए इसको हम जनरल एक्ट कहते हैं। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट केवल एसबीआई पर लागू होगा, वो बाकी लोगों पर लागू नहीं होगा। आरबीआई अधिनियम केवल आरबीआई पर लागू होगा, वो बाकी किसी और पर लागू नहीं होगा। लेकिन जो जनरल एक्ट है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, ये जितनी भी कंपनीज जो इसके अंतर्गत इनकॉर्पोरेशन जिनका किया जाएगा उन सभी पर लागू होगी, इसीलिए इसको जनरल एक्ट, जनरल लॉ कहते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर जनरल एक्ट जैसे कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी आपका कंपनीज एक्ट 1956, अगर इनके थ्रू किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो वो कंपनी कहलाती है रजिस्टर्ड कंपनी। जैसे बाकी सारी कंपनी इन स्पेशल एक्ट के थ्रू जो कंपनी स्टैब्लिश की गई, उनके अलावा जो कंपनीज हैं वो सारी के सारी किस में आ जाती हैं, आपके रजिस्टर्ड कंपनीज में आ जाती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? चलिए अब यहां पर देखिए, मैंने आप दोनों के लिए अब दोनों को आप सभी मित्रों के लिए बहुत इत्मीनान से यहां पर लिखकर भी रखा, इत्मीनान से पढ़ते चलिए। देखिए सबसे पहले देखते हैं वैधानिक कंपनी यानी स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है। फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब चाहे पार्लियामेंट उसको पारित करे चाहे स्टेट लेजिस्लेचर, यानी सरकार ने एक स्पेशल एक्ट पारित करके जिन कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन किया वो स्टैट्यूटरी कंपनीज कहलाती हैं। क्रिएटेड मेनली टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी और पब्लिक सर्विस फंक्शन। इनका मेन फंक्शन लाभ कमाना बेसिकली नहीं होता है, इनको स्टैब्लिश किया जाता है पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। गवर्नड प्राइमरली बाय द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल एक्ट अंडर विच दे आर एस्टैब्लिश। बेसिकली ये किससे गवर्न होती है, जो खुद अपने एक्ट से अधिनियम जिनसे ये एस्टैब्लिश की गई, खुद अपने एक्ट से एस्टैब्लिश होते हैं, इनकॉर्पोरेशन का खुद के एक्ट से होता है, उसी एक्ट के अनुसार ये काम करते हैं जिनसे इनको एस्टैब्लिश किया गया है। हाउएवर इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट द स्पेशल एक्ट ओवरराइड्स द कंपनीज एक्ट, स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। अगर कहीं कोई इनकंसिस्टेंसी होती है तो ये जो आपका स्पेशल एक्ट है ये प्रिवेल करता है, इसकी बात ऊपर रखी जाएगी, इसके पास ओवरराइडिंग पावर होती है किसके ऊपर, जनरल लॉ के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर कंपनी का वाइंड अप होना है और कंपनी लॉ कुछ और कह रहा है, यानी कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, स्पेशल एक्ट कुछ और कह रहा है, तो वहां पर स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। दे यूजुअली हैव डिफाइंड पावर्स, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर मेंशन्ड इन द एक्ट इटसेल्फ। इनके जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी पावर्स होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ही काम करेंगे, ये सब इनके खुद के अधिनियम में होता है और उसी के अनुसार ये काम करती हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने खुद के अधिनियम से एस्टैब्लिश हुआ, आरबीआई एक्ट 1934। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी खुद के अधिनियम से एस्टैब्लिश किया गया, एलआईसी एक्ट 1956। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 से एस्टैब्लिश किया गया। जैसे आईडीबीआई एक्ट 1964 के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश की जाती है, जबकि रजिस्टर्ड कंपनी जो एक जनरल लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश की जाती है। जनरल लॉ जैसे कंपनीज एक्ट 2013 या 1956, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब कंपनी एक्ट 1956। दे आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू बनाया जाता है, इनका इनकॉर्पोरेशन होता है। कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर रजिस्ट्रार विद द रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इनके लिए आरओसीज होती हैं,
है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो क्षेत्रीय आधार पर काम करते हैं। तो इनका इनकॉर्पोरेशन होता है, इनका इनकॉर्पोरेशन तब माना जाता है जब इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है अपने आरओसी से, इनको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और ये पूरी तरीके से गवर्न होती हैं अपने उस जनरल लॉ के थ्रू। यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 से बनी तो 1956 से गवर्न हो रही होती है। अब तो खैर वो भी 2013 में आ गया है। अब दूसरी कंपनी भैया, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के आधार पर हम 3 कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एज वेल एज शेयर। अब ये क्या है इसको समझिए, बहुत इत्मीनान से आपको इसको देखना है, बहुत इत्मीनान से इसको समझिएगा। मैं पहले इसको समझा देता हूं। तो कंपनी अगर हम लाइबिलिटी के आधार पर देखें, पहले यहां पर समझिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज, 3 प्रकार की कंपनी यहां पर है। एक है लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा है लिमिटेड बाय शेयर्स एज वेल एज गारंटी। क्या होता है ध्यान से समझिए। अब ये तीनों ही कंपनीज पब्लिक कंपनी भी हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती हैं। पहले, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का ये कतई मतलब नहीं होता है कि जिस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी है उसको पब्लिक कंपनी बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी नहीं उसको प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सरकार की हिस्सेदारी के आधार पर नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात। पब्लिक कंपनी उनको कहते हैं जो अपना शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं, जो पब्लिक को अपने शेयर परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकती है, वो पब्लिक कंपनी। और जो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती या पब्लिक में अपने शेयर नहीं बेच सकते हैं, वो प्राइवेट कंपनी कहलाती हैं। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम 200 मेंबर होते हैं, पब्लिक कंपनी में अधिकतम मेंबर्स की संख्या अनलिमिटेड होती है, इसीलिए वो अपने शेयर्स जो है पब्लिक के बीच में बांट पाती है, बेच पाती है, सब्सक्राइब करवा पाती है। तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी कह रहे हैं, हम नेक्स्ट मुलाकात में इसकी विधिवत बातचीत करेंगे। अभी क्लियर हो गया। अब आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है। आप लोगों ने कंपनी का एक फीचर पढ़ा था कि कंपनी में एक फीचर होता है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उससे ऊपर की वो लायबिलिटी नहीं लेते हैं, कंपनी की डेट बुक में कुछ भी हो। तो कंपनी के मेंबर्स की एक सीमित देयता होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब ये 3 प्रकार के होंगे, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी। जैसे मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, ध्यान समझिएगा, इसने फंड रेज किया है, इसने फंड रेज किया है, फंड रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स। इसने फंड रेज किया है शेयर जारी करके। अब अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक में इसने शेयर जारी किया, पब्लिक ने उस शेयर को सब्सक्राइब किया और कंपनी को पैसा मिला। या अगर ये प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि दोनों तरीके से हो सकती है, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, ये पब्लिक में भी शेयर जारी कर सकती है। अगर पब्लिक में शेयर जारी करेगी तो पब्लिक कंपनी, और अगर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस को शेयर जारी करेगी, पब्लिक को नहीं, मतलब अधिकतम 200 व्यक्ति इसमें हो सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है। पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकती है। यानी इसके जो असेट्स हैं वो शेयर्स में डिवाइड किए गए और पब्लिक में बेचे गए, या कुछ निश्चित व्यक्तियों को शेयर्स दिए गए और वहां से पैसा लिया गया। अब मान लेते हैं इसने जो शेयर जारी किए, ध्यान समझिएगा, इसने जो शेयर जारी किए उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है वो मान लेते हैं ₹10 है, और आपसे अभी लिया गया है ₹8, यानी आपके हिस्से में जो बैलेंस बचा हुआ है वो है ₹2 का। क्लियर है। जब कंपनी ने शेयर जारी किया, नॉमिनल वैल्यू इसकी जो है वो ₹10 है, और कंपनी ने कहा नहीं मुझे भी पूरे 10 की जरूरत नहीं है, आप मुझे केवल ₹8 दे दो, ₹2 आप बाद में दे देना जब मैं आपसे कॉल करूंगा। तो कंपनी कॉल करेगी, आपको ₹2 देने होंगे। आपने जिम्मेदारी ली है केवल ₹10 की, जिसमें से 8 आप पे कर चुके हो। अब आपकी लायबिलिटी इस पर्टिकुलर वैल्यू में केवल ₹2 की बनी है। अगर कंपनी कल को वाइंड अप होती है, लिक्विडेशन के फेज में जाती है, या कंपनी आपसे कॉल करती है, तो आपको केवल ₹2 की लायबिलिटी लेनी है, क्योंकि आपका खाली ₹2 बचा है देने को। 10 में से आप 8 दे चुके, और अगर आपने पूरा 10 दे दिया था तो फिर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है।
अब ये कंपनी लिमिटेड की गई है किसके माध्यम से? शेयर के माध्यम। आपकी जो लाइबिलिटी है वो केवल अनपेड बैलेंस पर है और वो 2 रुपए यहां एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक हो गई जितनी बात? तो ये कंपनी क्या कहलाएगी? लिमिटेड बाय शेयर कहलाती है। तो यहां पर लिमिटेड बाय शेयर में आपकी यानी शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की लाइबिलिटी केवल उतनी ही होती है जितना उनका अनपेड बैलेंस होता है कि साहब चलिए ठीक, अगर कल को आप वाइंड अप हुए या कल को लिक्विडेशन के फेज में जा रहे हो तो मैं केवल 2 रुपए के लिए लाइबल हूं, इससे ज्यादा नहीं। आपकी डेट चाहे जितनी हो उससे मेंबर को लेना देना नहीं, वो केवल एक लिमिटेड लाइबिलिटी रख रहा है और अभी कितने की है? बस उसकी 2 रुपए की लाइबिलिटी है। ये कंपनी कहलाती है लिमिटेड बाय शेयर। दूसरी कंपनी है जिसको हम कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे मान लेते हैं जब ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई, जब ये कंपनी एस्टैब्लिश की गई तो इसका बना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक लाइबिलिटी क्लॉज होगा। इसमें जितने भी मेंबर्स थे, इसमें जो भी मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि जब कंपनी लिक्विडेशन के फेज में जाएगी या कल को कंपनी अगर वाइंड अप होगी तो मैं ये वायदा करता हूं, ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 50,000 दे दूंगा। अब कंपनी कभी भी अगर लिक्विडेशन के फेज में जा रही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा भैया आप कितना दे रहे हैं, कितना प्रॉमिस कर रहे हैं, तो जब कभी कंपनी लिक्विडेशन के फेज में जाएगी तो आपकी लाइबिलिटी केवल 50,000 रुपए की है, क्योंकि आपने 50,000 देने का प्रॉमिस किया था। कंपनी के डेट बुक में कुछ भी हो, कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी हो, कितने की भी लाइबिलिटी हो, आपसे मतलब नहीं, आपकी केवल लाइबिलिटी 50,000 रुपए की है। इसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और जितने अमाउंट का आपने जो है प्रॉमिस किया है वो अमाउंट गारंटी कहलाता है। क्लियर है? तो ऐसी कंपनी कहलाती है लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पर कंपनी के मेंबर्स जो हैं उन्होंने ये वायदा किया है, ये प्रॉमिस किया कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी या लिक्विडेशन के फेज में जाएगी तो हम आपको इतना पैसा प्रोवाइड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 हमने वायदा किया, हम आपको 50,000 दे देंगे। ये जो 50,000 जितने का हमने वायदा किया है इसी को गारंटी कहा जाता है। ये कंपनी कहलाती है लिमिटेड बाय गारंटी। अब ऐसी कंपनी जिसमें लाइबिलिटी 2 प्रकार से तय की जा रही हो, एक है जो शेयर्स के माध्यम से लाइबिलिटी तय हो रही है और एक है जो गारंटी के माध्यम से लाइबिलिटी तय हो रही है। क्लियर है? यानी इनमें दोनों के लक्षण पाए जा रहे हैं। अब इस कंपनी ने कुछ शेयर्स मार्केट में इशू कर रखे हैं, जैसे मान लेते हैं पब्लिक ने कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं जिसपे पब्लिक ने 8 ने दे दिया है, 8 रुपए दे दिया है, 2 रुपया बाकी है। जैसे मान लेता हूं मेरा 2 रुपया बाकी है और मैंने साथ ही साथ ये भी वायदा किया था, मैंने साथ ही साथ ये भी आपको प्रॉमिस किया था कि जब कंपनी लिक्विडेशन के फेज में जाएगी या वाइंड अप होगी तो मैं आपको 50,000 दे दूंगा। तो मैंने आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स भी खरीद रखे हैं जिनमें मुझे 2 रुपया देना बाकी है। मान लेते 10 शेयर खरीदे थे, हर शेयर में मुझे 2 रुपया देना बाकी है। 10 शेयर 100 रुपए का था, मुझसे 80 रुपया मांगा गया। मान लेते 20 रुपया मेरा देना बाकी है, तो मेरी लाइबिलिटी इस 20 रुपए की है और साथ ही साथ मैंने कहा था 50,000 में आपको और दूंगा, तो मेरी लाइबिलिटी बस इस 50,000 की है। मेरी लाइबिलिटी बस 20 रुपए और जो अमाउंट मैंने गारंटी में कहा है 50,000 रुपए, बस मेरी उतनी ही लाइबिलिटी है। ऐसी कंपनी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी। क्लियर है? अब ये सारी कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। जैसे इसने ये शेयर अपना पब्लिक को इशू कर रखा था और ये शेयर, ये जो पैसा है ये किसी प्राइवेट व्यक्ति ने, यानी जो एक कुछ समूह के लोग हैं जिन्होंने दे रखे कि भाई हम जब आपका ये कंपनी वाइंड अप होगा तो हम आपको इतना पैसा प्रोवाइड कर देंगे। ये कंपनी कहलाएगी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट, ये भी पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। यहां तक की चर्चा क्लियर हो गई है। तो लाइबिलिटी के आधार पर 2 है। अगर लाइबिलिटी शेयर्स के थ्रू तय हुई है, फंड रेज किया गया शेयर के थ्रू, तो उतनी की ही आपकी लाइबिलिटी बनती है जितना अनपेड बैलेंस है। गारंटी में आप एक निश्चित धनराशि अदा करने का वचन देते हो, प्रॉमिस देते हो कि भैया अगर आप वाइंड अप होगे, लिक्विडेशन के फेज में जाओगे तो हम ये निश्चित धनराशि आपको दे देंगे। तो आपकी लाइबिलिटी बस इतने की है, कंपनी का डेट कुछ भी हो आपसे मतलब नहीं, आपकी लाइबिलिटी बस इतने की। और अगर ये दोनों लक्षण किसी कंपनी में पाए जा रहे हैं तो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी कहलाता है। चलिए यहां से पढ़िए क्या कहा जा रहा है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर। इसके पास शेयर कैपिटल होता है जो शेयर्स में डिवाइड किए जाते हैं। शेयर आर द मेन सोर्स ऑफ कंपनी फंड्स। ये शेयर के माध्यम से ही फंड रेज कर रही है, इसलिए इनको शेयर जारी करना पड़ा और कंपनी ने वहां से फंड रेज किया। अब हर शेयर में एक फिक्स्ड नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होती है, जैसे हमने वहां एग्जांपल पर 10 रुपए लिया था। शेयर होल्डर आर लाइबल ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी केवल अनपेड अमाउंट पर है। 10 रुपए का शेयर था, मैंने 8 दे दिया था, 2 रुपया बैलेंस बचा था, 2 रुपए की ही मेरी लाइबिलिटी है। अमाउंट कैन बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और इंस्टॉलमेंट। अब ये जो अमाउंट भैया आपका है, आप इसको तुरंत दे सकते हैं, 10 रुपए का पूरा 10 रुपए तुरंत दे सकते हैं, या इंस्टॉलमेंट में आप कुछ पैसा दे देंगे। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मेंबर्स लाइबिलिटीज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे मैंने अभी आपको लाइबिलिटी क्लॉज में बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप ये बताते हो कि भैया हम कितना धनराशि देंगे, वहां से आपकी लाइबिलिटी फिक्स होती है। मेंबर्स अग्री टू कंट्रीब्यूट फिक्स्ड अमाउंट टू कंपनी एसेट। कंपनी एसेट में मेंबर एक फिक्स्ड अमाउंट देने के लिए प्रॉमिस करते हैं।
कंट्रीब्यूशन इज पेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, और ये आप अपना कंट्रीब्यूशन तब देंगे जब कंपनी वाइंड अप के केस में जाएगी। नो ऑब्लिगेशन टू पे ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन अनलेस शेयर कैपिटल आल्सो एग्जिस्ट, आपके नॉर्मल ऑपरेशंस में कोई पे करने की जरूरत नहीं है, अगर वो इवेंट आएगा तो ही आपको पे करना। हाँ, अगर शेयर कैपिटल है तो फिर बीच में अगर आपके शेयर की डिमांड की जा रही है तो शेयर आप देंगे, वो यहां पर है भैया। हैज शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स आर लायबल फॉर द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, इसमें शेयर कैपिटल होता है और जो अनपेड अमाउंट आपका है बस आप उतने के लिए लायबल होंगे। साथ ही साथ मेंबर्स आल्सो अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट अ गारंटी अमाउंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, साथ ही साथ एक गारंटी अमाउंट भी आप कहते हो कि अगर आप वाइंड अप हो गए तो मैं आपको 50,000 एग्जांपल के लिए ये मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लायबिलिटीज डुअल इन नेचर, दोनों प्रकार की लायबिलिटी है, जो अनपेड बैलेंस है शेयर पे वो आपकी लायबिलिटी और जितना आपने पे करने का आप प्रॉमिस किया था। क्लियर है, लिमिटेड बाय शेयर्स ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशंस एंड गारंटी ड्यूरिंग द लिक्विडेशन या वाइंड अप। क्लियर होगी इतनी बात बाबू? तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। आज हम लोगों ने इस चार्ट के माध्यम से विधिवत तरीके से दो प्रकार की कंपनीज पर बात की। एक है आपका दो कैटेगरीज में बात की, एक स्ट्रक्चर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर है ये, दूसरा आपका लायबिलिटी के बेसिस पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों, बहुत इत्मीनान से पढ़ते चलिएगा। आपका 4 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, क्लियर है। और मैंने कल शाम को डिस्कस किया है आपका कल शाम को क्या परसों ही शाम को मैंने डिस्कस कर लिया था कि इलेक्टिव पेपर का चुनाव कैसे किया जाए, कौन सा इलेक्टिव पेपर आपके लिए बेहतर हो सकता है। वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, उसमें आपको इलेक्टिव पेपर चुनने में बहुत सारी मदद मिलने वाली है। इलेक्टिव पेपर आपको महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। इलेक्टिव पेपर्स आपको फ्री मिलेंगे अगर आप महापैक को सब्सक्राइब करते हैं। तो कौन कौन से इलेक्टिव पेपर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग और रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा इंडिविजुअल बैच है और बहुत जल्दी ही हम आपके लिए इंडिविजुअल बैच थ्योरी का बैच है, इसमें हम आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। अगर आप महापैक लेंगे तो ये बैच आपको फ्री में मिलेगा। साथ ही बहुत जल्दी हम आपके लिए एमसीक्यू बैच भी अनाउंस करने वाले हैं, अगर आप महापैक लेंगे तो एमसीक्यू बैच भी आपको फ्री मिलेगा। कुछ भी और आप उससे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही तो टेलीग्राम पर आप सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं बीआरबीएल पर किसी भी मुद्दे पर, क्लियर है। मैं ये सब्जेक्ट डील करता हूं आपके लिए, और अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इलेक्टिव पेपर के रूप में है तो आप इस पर भी मुझसे चर्चा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। नेक्स्ट जो मेरी आपसे मुलाकात होगी, अभी कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज हमारी बची हुई हैं, जैसे पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनीज क्या होती हैं, 1% कंपनी किसको कहते हैं, आपका सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ये सब बचा हुआ है। इस पर नेक्स्ट मुलाकात में बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।